चलो इधर ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने कर लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमने कर लिया। अब व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? पहला ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, इसका इन्फरेंस क्या होता है? इस ग्राफ को देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मतलब वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, जिसके बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं, कल हमने लिया था s इक्वल टू टी वाला एक फंक्शन लिया था। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दिस फंक्शन। कैसे? तो कि भाई s और t की अलग अलग वैल्यू लेके देखो, तो ये सिचुएशन हमने कल देखी हुई है। फिर इसी का नॉन यूनिफॉर्म में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। उसका भी कोई ग्राफ हमने कल देखा था, s वर्सेस t का, ऐसा कुछ ग्राफ था उसका। जब हम इसके स्लोप फाइंड करते थे तो हर एक बार सेम आता था, बिकॉज ये कैसा है? v कांस्टेंट। इस ग्राफ का इन्फरेंस क्या है? v इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या था? v इज नॉन यूनिफॉर्म बट इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। समझ में आ रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें हर एक पॉइंट का अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो अलग अलग आएगा। वो हमने कल सॉल्व किया था कि पॉइंट ए पॉइंट बी, दो अलग अलग पॉइंट लेंगे, दोनों का स्लोप अलग अलग आएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि v अलग अलग है, इतना हमको पता है। अब आज के लेक्चर में हमको डिराइव करना है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर मोशन, और वो समझने से पहले हमको एक रिलेशन समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म वीटी का ग्राफ अगर बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। नाउ व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ? कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? इफ आई एम टेलिंग कि भाई अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि v और t का आप वैल्यू लो, फंक्शन फॉर दिस ग्राफ कैन बी टेकन एज v इक्वल टू टी, तो आपके पास चार वैल्यू क्या आएगी? पहली सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड, दूसरी सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, तीसरी सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड, चौथी सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अब इसका इन्फरेंस क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, विच मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है कि हर एक सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ रही है, और हर एक सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड का ही बढ़ रहा है। इसमें क्या हुआ? तो +1, इसमें क्या हुआ? +1, इसमें क्या हुआ? +1। तो द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेलोसिटीज इज +1। मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं इस ग्राफ को ऐसा बना दूं तो इसका मतलब क्या निकालोगे आप? यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इतना हमको पता है। अब सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म में अगर मुझे वीटी का ग्राफ बनाना है तो मैंने फंक्शन ले लिया v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो सेम ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लाइक दिस। 1 पहली सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 स्क्वायर मतलब 1। दूसरी सेकंड पे स्पीड कितनी होगी? 2 स्क्वायर मतलब 4। तीसरी सेकंड पे स्पीड कितनी होगी? 3 स्क्वायर मतलब 9, और चौथी सेकंड पे 16। तो ऐसे कुछ अपने को 4 पॉइंट्स मिलेंगे, और चारों पॉइंट का स्लोप अगर फाइंड करेंगे तो अलग अलग मिलेगा। समझ में आ रहा है? उसका मतलब एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट इज डिफरेंट। देख के देते हैं तो पहले में एक्सेलरेशन देखो, यहाँ पे v/t मतलब 1, यहाँ पे 4/2 मतलब 2, यहाँ पे 3/9 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 4/6 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है? हर एक सेकंड पे 1 का इंक्रीज नहीं है, कई एक बार 1 का हुआ, एक बार 2 का हुआ, एक बार 3 का हुआ, एक बार 4 का हुआ। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। समझ में आ रहा है प्रॉपरली व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एंड व्हाट डू वी मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो कॉन्स्टेंटली एक ही नंबर से नहीं बढ़ेगा, अलग अलग नंबर से बढ़ेगा।
ये अलग अलग नंबर से घट भी सकता है, तो क्या बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ तो ये वाला एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में ये वाला बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? सब कुछ क्लियर है? जो लोग लेट आए उनको बता देता हूँ, ये वीटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ हमने कल किए हुए हैं, वही फिर से एक बार रिवाइज कराए कि व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म। जब हम किसी चीज़ को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तो वो यूनिफॉर्म हो गया। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी होनी चाहिए तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने चेक करके देखी तो कांस्टेंट आई, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। अब हमें करना क्या है, तो कल मैंने आपको कैलकुलस रिलेशन सिखाया था, इसमें से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कल सब कुछ लिखाया हुआ है। अब जिन लोगों ने पहले के लेक्चर भरे हुए उनको आता होगा कि सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, तो क्या होगा, एसटी ग्राफ हमको क्या देगा, वेलोसिटी। फिर अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। फिर अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, तो क्या मिलेगा, सबको समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं इधर, हाउ वी आर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट? कोई डाउट किसी को इसमें? अब ईटी ग्राफ अगर बनाएंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, और उसका अगर मैं एरिया फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा, ईटी ग्राफ बनाया, सपोज ग्राफ मिला ऐसा स्क्वायर, तो इसका अगर एरिया फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ इंटू लेंथ, एल का स्क्वायर। पहली लेंथ पे कौन है, टाइम, दूसरी लेंथ पे कौन है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। तो ये क्या मिला, एरिया ऑफ ईटी ग्राफ क्या देगा हमको, वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ वी फाइंड कि कौन से ग्राफ का एरिया और कौन से ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा। समझ में आ गया ये क्या किया? तो ये 4 सेंटेंस आपको याद होने चाहिए, इसका यूज होगा काइनेमेटिक इक्वेशन के डेरिवेशन में। और अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म काइनेमेटिक इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं। एक आपने ये देखे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन हमने देखे हैं, पर ये 3 इक्वेशन कब यूज होंगे, व्हेन कैन वी अप्लाई दिस 3 इक्वेशंस? मतलब इस इक्वेशन के ऊपर लिखा होगा बुक में कि दिस इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन मतलब अभी इधर ही बनाया था उसका ग्राफ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला ग्राफ जो इधर था, ऐसा ग्राफ, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का ग्राफ। मतलब व्हेन वी हैव यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, तब इसको बोलेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मतलब हर बार तो ये चलेंगे नहीं, तो हर बार कौन से इक्वेशन चलेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के जो इक्वेशन होते हैं वो हर बार चलते हैं। वो क्या होते हैं, तो वो सीखते हैं। सबसे पहले चैप्टर में पहली फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी टी। कैसे आया ये, तो भाई मीन v मतलब एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। इसको एवरेज वेलोसिटी वाज अनेबल टू गिव अस एग्जैक्ट, मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि अहमदाबाद से बड़ौदा गए तो पूरे मोशन का हमें एक एवरेज वेलोसिटी मिला,
पर यहाँ बीच में एट दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस क्या उसका वेलोसिटी था ये नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पास। उसमें हमने क्या किया, टाइम इंटरवल को एकदम छोटा कर दिया, माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड तक ले गए उसको। तो इसमें हमने लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगाया। उसका मतलब क्या होता था, नियर टू जीरो बट नॉट जीरो। इसका पूरा का चेंज होकर क्या होता है, डी बाई डी। यहाँ से हमको ये फॉर्मूला कल मिला था। फिर एक्सेलरेशन का भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ढूंढना है तो क्या फॉर्मूला था, डी वी बाई डी टी। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ प्रांजल? तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस भी होता है, एक्सेलरेशन एवरेज भी होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन। सिमिलरली इसमें भी लिमिट लगाएंगे। ये किसका इंफॉर्मेशन देगा, एक्सेलरेशन ऑफ होल मोशन, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे को नहीं दे पाएगा, तो इसका भी इंस्टेंटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। फिर हमने कल किया था v का फॉर्मूला अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो डी डी एस बाई डी टी अपॉन डी टी, इसका बन जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ये कैलकुलस रिलेशन थे। यहाँ से मैंने आपको कल बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का वन टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव अस वेलोसिटी। उसका अगेन अगर वन टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिया जाए तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फिर मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो वापस वेलोसिटी आएगी, उसको इंटीग्रेट करूंगा तो वापस डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच पाएंगे। दिस वाज द रिलेशन जो कल हमने प्रूव किया हुआ है। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बने, ये 1, 2 और ये 3, इसको बोलते हैं एक्चुअल इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिस इज ट्रू फॉर एनी केस, इंक्रीजिंग मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन। मतलब कोई हमको पूछे राइट इक्वेशंस ऑफ मोशंस तो हमें कौन सा लिखना है, ये लिखना है। समझ में आ रहा है? फिर स्पेसिफाई किया हुआ राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तभी ये वाले फॉर्मूला यूज होते हैं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में हमको रीड करना होता है यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये वर्ड दिखे देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई वर्ड नहीं दिख रहा है, सीधा हमको इसका फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम नॉर्मली ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल है। अब ये इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हमारे पास है डी वी बाई डी टी। क्या मैं इसको डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा सकता हूँ? अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करवा दूंगा तो ऐसा बन जाएगा डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। नाउ डी एस बाई डी टी तो हमको पता है कौन है, वी इंस्टेंटेनियस। तो फॉर्मूला क्या हुआ, डी वी बाई डी एस इंटू वी। तो एक और इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास मिला विच इज डी वी बाई डी एस इंटू वी। सो देर आर 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमें याद करने हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन है एक्चुअली, तो ये वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि दिस आर ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन एंड दिस 3 इक्वेशंस कब अप्लाई करेंगे, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो तब। तो इसको अपनी लैंग्वेज में वो ग्राफ जो बनाए थे, ऐसे ग्राफ सैंपल बना के, इसमें ये सैंपल ग्राफ बनाओ, इसमें ये वाला सैंपल ग्राफ बना लो। कि जब वेलोसिटी टाइम का हमारे पास ऐसा ग्राफ हो, याद रखने के लिए v इजिकल टू टी स्क्वायर ऐसा कोई फंक्शन हो समझने के लिए, तो ऐसा ये सब फॉर्मूला लगेंगे। मतलब जो फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म में लग सकता है वो यूनिफॉर्म में तो लग ही सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यूनिफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो इसमें नहीं लग पाएगा। तो इसको अच्छे से डिफरेंशिएट करके लिख दो। एक तो ये 4 सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको काम आएंगे काइनेमेटिक इक्वेशन को प्रूव करने के लिए ग्राफिकल मेथड से। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपको काम आएगा कैलकुलस मेथड से, जब हम फाइंड करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस। मल्टीप्लीकेशन में है, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं। देख 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 4 को इसके यहाँ ले गए, 2 को इसके यहाँ ले गए। ये मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब ये एक ही टर्म है। ये दोनों भी मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ये एक ही टर्म है। तो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे उसको रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा।
किसको? हाँ, उसको भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कोई याद नहीं करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपके दिमाग में ये 3-4 फॉर्मूला पॉपअप होने चाहिए, और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तब जाके ये 3 याद आने चाहिए। सिंपल है। अब ये जो 4 सेंटेंस लिखे हैं उसको भी एक बार समझा देता हूं। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, तो एसटी ग्राफ बनाओ। अब इसका स्लोप फाइंड करो तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। वाई एक्सिस पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट। x पे कौन है? टाइम। तो s अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का। दैट्स वाई स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। फिर बोला स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, तो सिमिलरली ऐसा ही करेंगे। वी टी ग्राफ बना, ये बना हुआ है, इसमें कर देते हैं। इसका स्लोप फाइंड करेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई कौन है? वेलोसिटी। डेल्टा एक्स पे कौन है? टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। फिर ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। सपोज एरिया ऐसा कुछ मिला, तो वीटी ग्राफ का एरिया मतलब ये रेक्टेंगल जैसा कुछ बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, टाइम इंटू वेलोसिटी। टाइम इंटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम कौन बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो दैट्स हाउ वी कैन, मतलब ये ग्राफ के नीचे ये सेंटेंस लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फोर्थ वाला खुद से बना सकते हो। सिमिलर एटी ग्राफ बनाना है, उसमें भी अगर रेक्टेंगल बन गया तो एरिया कैसे फाइंड करोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो टाइम इंटू एक्सीलरेशन। वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? वेलोसिटी का। तुम दोनों को समझ में आया सब कुछ? ये सब ऊपर से जा रहा है? वहां तक आने के लिए हो गया है? सबने लिख लिया है? ये वाला ओके। अब साथ साथ में बोलोगे तो भी लेक्चर आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। चुपचाप बैठ के यहाँ देखने नहीं आए हो। हो गया? चलो क्या करना है हमें? वी हैव टू डिराइव काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या करना है? तो जवाब वाला ओए
बोलना पड़ेगा, सोने के लिए नहीं आए उधर। काइनेमेटिक इक्वेशन मतलब अभी अभी आपके सामने जो लिखे थे क्या होते हैं, चलो बोलो। दूसरा इतना आपको आता है सबको, बट इसको डिराइव करने के 2 क्वेश्चन है। इसको डिराइव करो ग्राफिकल मेथड से तो 5 मार्क्स, इसको डिराइव करो कैलकुलस मेथड से तो भी 5 मार्क्स। तो अब जो काम है डेरिवेशन वाला वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो किया वो आपको दोनों में काम आएगा, तो इसको हटा दे। अब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का ग्राफ क्या होगा? अगर वीटी का ग्राफ बनाएंगे, सपोज आई एम कंसिडरिंग अ पार्टिकल, कल वाला एग्जांपल कि कोई पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है विथ यू वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 0 और उसका डिस्प्लेसमेंट है एस इक्वल टू भी 0। अब यहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया और उसने कुछ टाइम टी तक एक्सिलरेशन किया। मतलब जब हमारी बाइक या कार पड़ी होती है तो वो रेस्ट पे होती है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होता है। फिर वहाँ से उसको एक्सिलरेट करेंगे, मतलब 0 से उसको एक्सिलेटर दबा के कुछ स्पीड हमने गेन करी तो उसको एक्सिलरेट किया, समझ में आ रहा है? और वो कॉन्स्टेंटली एक्सिलरेट किया, ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूँ? बिकॉज वी हैव यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। हमारा केस क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का। तो हमें पहले से ही अज्यूम क्या करना है कि एक्सिलरेशन विल बी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक ऐसा है कॉन्स्टेंट, और इसकी u से वेलोसिटी बढ़ के क्या हो जाएगी v। सिंपल है। अब इसी केस को ग्राफ में पुट करना है तो कैसे करेंगे? u वेलोसिटी का ऐसा ग्राफ बनेगा, इनिशियल u वेलोसिटी, फाइनल v वेलोसिटी। कितने टाइम में? क्योंकि 0 से t टाइम में। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी ये कहां तक लेके गया? v तक लेके गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी v है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? t। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? u। और यहां से पूरा ऊपर तक क्या होगा? v। तो अगर ये पूरा v है और इतना u है तो ये कितना हो जाएगा? और ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये भी u हो जाएगा, ये भी t हो जाएगा, और ये v माइनस यू हुआ तो ये भी v माइनस यू हो जाएगा। सिंपल। ग्राफ बनाने में कोई डाउट किसी को? देखो, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसा होता है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक गया वो। जिसको नहीं समझ में आया उसको बाद में फिर से एक बार करा दूंगा पूरा। Assume this particular condition where you are at rest, मतलब किसी ओरिजिन पे आप खड़े हो 0 टाइम पे, तो वेलोसिटी u है, फिर वेलोसिटी v हो गई। अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हेन वी हैव ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है तो उसके लिए पूरा ग्राफ बन जाएगा। सिंपल। अब हमें क्या करना होता है? वी हैव टू डिफाइन ईच ऑफ द क्वांटिटी। उसके लिए हमने एक नाम सोचा था, क्या था? सबको बोलना है, क्या था? उसमें u कौन है? t कौन है? s कौन था? एक एक्सेलरेशन। और ये कौन था? फाइनल वेलोसिटी। पूरा नाम नहीं बोलते तो उसको गलत लगेगा। अब इसका नाम क्या दिया है अपने बुक में, एक बार देख के बताओ मुझे। इस डायग्राम में ओ ए बी क्या बोला है था उसको? अपने हिसाब से नाम दे। कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर ए, ये पॉइंट, इधर भी, इधर कैसे? ओ लाए मैंने आप लाए, ओ ए सी डी, इधर बी और इधर ई। ओके, बस वही है तो चलेगा। अब क्या करना है? वी हैव टू नेम सर्टेन थिंग्स कि ओ ए का वैल्यू क्या है।
ओ ए इज पैरेलल टू सी डी बोल सकता हूं मैं? कल मैंने आपको बोला था कि यहाँ जैसे मैं नोट्स लिखता हूँ वैसे आपको नहीं लिखनी है टेस्ट में, इसको पूरे सेंटेंस में लिखना है. फ्रॉम द डायग्राम वी कैन इन्फर दैट ओ ए इज पैरेलल टू सी डी. ऐसी पूरी लाइन होगी इसकी जगह पे. प्रूव करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे. हाँ, प्रूव करेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, पर इसका इन्फरेंस भी लिखना पड़ेगा. फिर ओ डी इज पैरेलल टू कौन है? ए सी. ओ डी इज पैरेलल टू कौन है? ए सी. उसके बाद हमको दिख रहा है कि ओ ई इज पैरेलल टू सी बी. डी बी जगह है, तो ओ ई इज पैरेलल टू बी डी. फिर क्या बोल सकते हैं? ई ए इज इक्वल टू सी बी. समझ में आ रहा है? ई ए इज इक्वल टू सी बी. क्लियर है? अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, वो ग्राफ में देख के से हम पुट कर देंगे. अब पहला हमको क्या फाइंड करना है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर ये सेकंड, और लास्ट में ये थर्ड को लाना है. अब वी नो दैट कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वीटी ग्राफ का क्या होता है? स्लोप होता है. हमको पता है, एक सेंटेंस हम लिखेंगे कि द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस, क्या देता है? एक्सेलरेशन. क्लियर यहाँ तक? अब क्या करना है कि ये हमको पता है. अब यहाँ पे वीटी ग्राफ तो ये दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी वॉज v माइनस इनिशियल वॉज u. टाइम कौन है? t माइनस जीरो, तो t माइनस जीरो. और स्लोप क्या मिलेगा? हमको पता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ऑलवेज हमको एक्सेलरेशन ही देगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा. अब t को इधर ले जाओ और u को इस तरफ ले आओ, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दैट्स आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. कोई डाउट किसी को? कैसे आया? आओ बुलाए, क्या मतलब होता है? समझ में आ रहा है इसको? हाँ बस है वो. अब आगे सेकंड इक्वेशन के लिए. देखो, कुछ भी रटने की कोशिश मत करना, नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना. सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया? देखा कि काइनेमेटिक इक्वेशन लाना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. आंसर हमको पहले से ही पता है, हमको इसको प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए वी हैव इमेजिन अ केस. एक केस लिया जिसमें एक पार्टिकल था जो जीरो टाइम पे, उसकी पोजीशन जीरो थी और वो यहाँ से यहाँ कहीं पे पहुँचा. तब उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट अप कर लिया है. समझ में आ रहा है? अब उसने पहले ही उसकी वेलोसिटी थी इनिशियल, बाद में थी फाइनल. पहले वो जीरो टाइम पे स्टार्ट किया, वो टी टाइम में यहाँ तक पहुँचा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिकॉज वो हमारा कंडीशन है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होना चाहिए. अब सेकंड इक्वेशन लाने के लिए एस हमारे पास है और डिस्प्लेसमेंट का सेंटेंस हमारे पास है. क्या होता है? मतलब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ. यहाँ लिखना है वी नो दैट एरिया ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट. तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, तो ये पूरा वीटी ग्राफ ही है. इस वीटी ग्राफ का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो दोनों के एरिया को ऐड करना पड़ेगा. तो एरिया इज इक्वल टू, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ. हाफ का वैल्यू क्या होता है? हाफ, सबको पता है. बेस का वैल्यू क्या होता है? ये टी है तो ट्रायंगल का टी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये ट्रायंगल का बेस हो गया टी. हाइट क्या होगी? v माइनस यू.
फिर यहाँ से लेंथ कौन होगा, ये ट्राइंगल का सॉरी रेक्टेंगल का लेंथ क्या है u, और रेक्टेंगल का ब्रेथ है टाइम t। अब यहाँ से हमको तो लाना है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको रीअरेंज करो ut प्लस हाफ v माइनस u इंटू टी। अब फर्स्ट इक्वेशन के पास वापस आ जाओ, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी दिख रहा है। अगर इसको यहाँ ले जाऊँ तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा ut प्लस हाफ ए टी इंटू टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस आर मतलब क्या कौन सा इक्वेशन मिला ये, सेकेंड प्रूव हो गया। अब हमको लास्ट इक्वेशन चाहिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब उसमें नोटिस क्या करना होता है हमें हर बार, इसमें भी ये नोटिस करना है और जो कैलकुलस मिरर से करेंगे उसमें भी वही नोटिस करना है कि सारे इक्वेशन में इसमें टाइम है, इसमें टाइम है, इसमें टाइम नहीं है। तो सिंपली इसमें अगर टाइम नहीं है तो एलिमिनेट टाइम, किसी तरीके से टाइम को निकालो। उसमें भी किसकी हेल्प लेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, अगर एक्सीलरेशन को नीचे ले जाऊंगा तो टाइम इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब कुछ करना नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। इसका सेंटेंस क्या होगा, वी, इसमें वी नो दैट नहीं लिख सकते, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ टाइम टी, टू एलिमिनेट टाइम वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपली टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए इंटू वी माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर दे सकता हूँ, ऐसे सिंपल है। कहीं तो बोलो ला यस सर, नो सर, ए स्क्वायर। अब यहाँ से एक एक ए चला जाएगा। सिमिलरली इसी इक्वेशन में हमको सिर्फ टी का वैल्यू हमने पुट किया और कुछ नया नहीं किया है। अब वी ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन कैसे करते हैं, इज्जत ना खड़ा हो सर। चलो एक इसको बोलो, u को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ का हाफ रहेगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। 2 तो बाहर है तो इधर a लिख दो। अब यहाँ से कौन कॉमन निकल सकता है, तो 1 अपॉन ए को बाहर निकाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ऐसा कुछ बचेगा हमारे पास, यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस ये हाफ सब में दे दो, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 यू वी बाई 2 प्लस यू स्क्वायर बाई 2। तो 2 2 चला जाएगा इससे। अब इसको अगेन रीराइट कर देते हैं, एक स्टेप और लिख देता हूँ, यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू वी प्लस यू स्क्वायर बाई 2। अब प्लस यू वी माइनस यू वी चला जाएगा। अब माइनस 1 यू स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर बाई 2, मतलब 1 रुपये में से आधा रुपया जाएगा तो क्या बचेगा, आधा रुपया बच जाएगा। पर ये एक माइनस है तो वो आधा बचेगा, वो भी माइनस होगा। तो करके देखते हैं, 1 अपॉन ए तो बाहर है ही, अंदर बचा है वी स्क्वायर बाई 2, ये -1 और +1 बाई 2, इसका आंसर आएगा -1 बाई 2। ये जिसको नहीं समझ में आया उसको एक बार यहाँ देखो ध्यान से, माइनस यू स्क्वायर प्लस हाफ यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा -1 + 1 बाई 2। तो 1 रुपये में से आधा रुपया जाएगा तो आधा रुपया बचेगा, पर बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस की साइन लगेगी, तो माइनस यू स्क्वायर बचेगा। इसलिए माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 में से ऐसा कुछ बचेगा। अब इसमें से 2 अगेन कॉमन निकल जाएगा, सब कुछ किसके इक्वल टू चल रहा है, एस के इक्वल टू, एस इक्वल टू 1 अपॉन ए, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस 2a को इस तरफ ले जाओ तो क्या आएगा, अब इसको तो कहीं पे देखा हुआ है, इसको कहीं पे देखेला, ये रहा
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ हेंस प्रूव्ड, क्या किया हमने पहले, तो वो 4 सेंटेंस जो मैंने आपको कराए थे वो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास था, सिंपली इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमने केस दिमाग में ले लिया, उसी केस के ऊपर से डायग्राम बना दिया। डायग्राम में कौन क्या है उसको लिख दिया। डायग्राम का डिस्क्रिप्शन कि इसमें जो दिख रहा है उसका ये नाम है। फिर इसके रिलेशन बता दिए कि OA का इसके साथ क्या रिलेशन है, OE का इसके साथ क्या रिलेशन है, वो सारे रिलेशन बता दिए। बिकॉज दुनिया में क्या करते हैं सब लोग, हम इधर जन्म किसके लिए लिया है, रिलेशन बनाने के लिए। दैट्स वाई जो डायग्राम दिख रहा है उसके सारे रिलेशन बता दिए। फिर स्लोप ऑफ VT ग्राफ हमको पता है कौन देगा, एक्सेलरेशन, बिकॉज फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें एक्सेलरेशन था। अब देर आर सो मैनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ डिराइविंग दिस थिंग, बिकॉज ज्योमेट्री में बहुत सारे पॉसिबिलिटी होती है, पर सबसे इजी पॉसिबिलिटी ये है इसको सॉल्व करने की। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब तेरी श्रद्धा के अनुसार तुझे जो करना है वो कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो या फिर फोटोग्राफ खींच लो। बहुत कम लोगों के कितने अच्छे बाल होते हैं, समझ ले उन कम लोगों में से। सर माइक टेस्ट देने नहीं आए थे ऐसा था? ठीक है चलो, बस कोई बात, इधर ध्यान दो। चलो अब क्या करना है, काइनेमेटिक इक्वेशन ही फाइंड करने हैं, बट कैलकुलस मेथड से। अब कैलकुलस मेथड यहाँ पे मैंने लिखी थी, 3-4 फॉर्मूला लिखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ध्यान दे, चुप एकदम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इज्जत ना काढ़ो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, और क्या लिख सकते हैं, बरोबर है? तो सारे फॉर्मूला हमारे पास है। कंसिडर सेम केस, बिकॉज हमको क्या करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वही जो पहले हमने किया था वही, कि t = 0 टाइम पे उसका वेलोसिटी शायद u है, डिस्प्लेसमेंट s = 0 है बिकॉज वो ओरिजिन पे है। फिर आफ्टर सम टाइम t वो कहीं और पहुंचा और उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, उसकी स्पीड v से u हो गई। सिमिलर वही सब उत्सव बनेगा, सेम नाम सेम काम। अब क्या करना है हमको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो क्या था, बोलो ना सेकंड इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन, કોઈ દિવસ કોરસમાં ગાવાની પ્રેક્ટિસ નહીં કરી તમે લોકો એટલે तो वही करना है इधर, जो बोलने को कहा जाए वो ऐसे ही बोलना है, लंबा खींचना नहीं है। अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। टाइम कहाँ से कहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एस हो गया। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी दोनों केस बन पाएंगे। अब पहले में एक्सेलरेशन दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन वाला केस ये है, a = dv/dt। तो फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज dv/dt। अब क्या करना है, dt को इस तरफ ले जा सकते हैं, तो इक्वेशन बिकम्स dv = a dt। अब इतना आ जाने के बाद फर्स्ट सेंटेंस आप क्या लिखोगे, फ्रॉम द डायग्राम या फ्रॉम द केस दैट वी हैव टेकन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट इक्वेशन दिस, वी नो दैट एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज dv/dt। फिर dt को लेगा इधर, तो ऐसा आ जाएगा सिंपल, कोई डाउट इसमें किसी को। फिर एक और सेंटेंस लिखना है, नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ सांप लगाओ, लगा दिया। अब दोनों तरफ सांप लगाने के बाद और क्या चाहिए हमको,
कि भाई कहाँ से कहाँ तक, ये टी के रिस्पेक्ट टू है, तो हमारे केस में टी 0 से टी तक जाता है, तो 0 से टी तक जाएगा। वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल तक जाती है, तो इनिशियल से फाइनल तक जाएगी, तो लिमिट भी हमको पता चल गई। अब सिंपल, कुछ नहीं है तो 1 है, हमने सीखा हुआ है 1 इज मिस्टर इंडिया, दिखता नहीं है पर होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेरिएबल खुद, कुछ नहीं है तो वेरिएबल खुद विल बी योर इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? u से v तक, हाँ v तक। सामने वाली साइड पे एक्सेलरेशन हमने माना हुआ है कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन dt तो बन जाएगा t, वो भी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से t तक। नाउ आगे वाला स्टेप हमको पता है, अपर लिमिट पुट करो फिर लोअर लिमिट पुट करो, बीच में नेगेटिव साइन। ए का ए, अपर लिमिट पुट करो लोअर लिमिट पुट करो, बीच में नेगेटिव साइन। u को उस तरफ ले जाओ तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको कहीं पे देखा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड लाने के लिए क्या करेंगे? ये राइट हैंड साइड पे सब लिख लिया सबने? अब सेकंड इक्वेशन में कौन दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिख रहा है इस वाले इक्वेशन में, तो इसको यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट में हमने किसको यूज किया? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी को यूज किया। सिमिलर पहले यहाँ से यहाँ ले गए, फिर इंटीग्रेट कर लिया। मतलब हर एक बार हमको सिर्फ यही याद रखना है कि ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट इक्वेशन लाने के लिए वी हैव टू फाइंड स्लोप, तो एक मिल जाएगा एक्सेलरेशन। सेकंड में एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। थर्ड वाले लाने के लिए फर्स्ट का वैल्यू सेकंड में रख दो, थर्ड वाला आ जाएगा। सिंपल है, ये याद रखने के लिए इजी है, इसलिए वो ट्रेपेजियम वाला बीच में घुसाया नहीं, लेकिन जिसको करना है वो ट्रेपेजियम से इसको सॉल्व कर सकता है। अपने को क्या करना है? अपने को याद रखना चाहिए, एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए, और सब कुछ कंटेंट हमको मतलब उसका फिजिकल कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट समझ लिया, कंसेप्ट तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कि ए कांस्टेंट मतलब कॉन्स्टेंटली उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा, तो ये वाली केस हमारे पास है, तो इसको अज्यूम करके हमने सब कुछ लिख दिया है। अब फॉर सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है इसलिए इसको यूज करना पड़ेगा। तो फॉर सेकंड इक्वेशन वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। सिमिलरली डी टी को इस तरफ ले जाओ तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v डी टी। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन द बोथ द साइड्स, यहाँ पे किसका करना है? विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 0 से t तक जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट भी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया। अब सिमिलरली अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो v का वैल्यू रख के काम नहीं होगा, बिकॉज इक्वेशन के अंदर u भी है और a भी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो इक्वेशन नंबर 1 आया उसमें से v का वैल्यू क्या है? u प्लस ए टी। सिमिलर दिख रहा है? सिमिलर जो इसके पहले वाले ग्राफिकल मेथड में किया था वही करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ v u प्लस ए टी इन दिस फॉर्मूला। क्यों? बिकॉज s के फॉर्मूला में u दिख रहा है और ओनली v का फॉर्मूला लिखेंगे तो u कभी आएगा नहीं, तो u लाने के लिए हमने इक्वेशन 1 में से वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो आगे का स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेशन ds 0 टू s। ये लिमिट याद रखने के लिए ये केस आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पार्टिकल को ओरिजिन पे मान लो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दो, तो कहीं पे जाके उसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, वो वाला पॉइंट पकड़ लो, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सिंपल है, इसमें भी याद करने जैसा कुछ है नहीं। अब v की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? u प्लस ए टी डी टी। नाउ इंटीग्रेशन गोज टू बोथ द टर्म्स, दोनों टर्म को देना पड़ेगा इंटीग्रेशन। सो 0 टू टी u डी टी प्लस 0 टू टी, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी डी टी। सिंपल, तब कुछ समझ में आया? बोलवा नीचे क्या हुआ? ये समझ में आया? दोनों का हमने इंटीग्रेशन दे दिया। अब करना क्या है? ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s।
यू भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल लो, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका आंसर आएगा टी, 0t t, यू बचेगा बाहर, इसका हो जाएगा s माइनस 0 मतलब s। अब इसका कुछ करो तो क्या आएगा, t⁻1 है, तो x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो इसका क्या हो जाएगा, तो बोलो ना, कहाँ से कहाँ तक। इसमें क्या करना है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, बीच में नेगेटिव साइन। इसमें भी क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, बीच में नेगेटिव साइन। 0 अपॉन कुछ भी क्या होता है, 0। तो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ आंटी का स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सिंपल। इसको भी कहीं पे देखा हुआ, ये रहा, मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे इसको लाने के लिए, इसमें अगेन वी हैव एक्सेलरेशन। इस वाले को यूज़ कर लिया है, इसको भी यूज़ कर लिया है, ये वाला बच गया है, तो इसको यूज़ करेंगे। कोई ने खोटू ना लागू जुए, बद्दानु काम आऊ जुए, उसका काम बाद में आएगा। तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा, पर जो हमारी अभी मेथड करनी है उसी से करते हैं, वेरिएशन बाद में करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, फिर उसकी जगह पे थर्ड को लिखना पड़ेगा, बिकॉज जगह कम पड़ेगी। ये वाला अगेन, इसमें क्या करना है, वी नो दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv बाई dt। तो dt को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt। फिर टेक इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले सकते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया। पर यहाँ पे वेरिएबल t है, इसलिए लिमिट भी t वाली लेनी पड़ेगी, 0 से t तक। यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेरिएबल कहाँ से कहाँ वेरी होती है, तो u से v तक वेरी होती है, तो इनिशियल से फाइनल तक वेरी होती है। फिर यहाँ कुछ नहीं है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट सपोज dx है, तो इसका आंसर आएगा x। सपोज इंटीग्रेशन 2dx, तो आंसर आएगा 2x। समझ में, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल खुद होता है, मतलब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही वेरिएबल आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे v के रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो v विल बी योर आंसर। यहाँ पे a तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, t का हो जाएगा खुद वेरिएबल खुद, तो अगेन t आ गया। फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की मेथड है, इसकी जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करो, इसी की जगह पे एक बार लोअर लिमिट पुट करो, बीच में नेगेटिव साइन। सिमिलर गोज फॉर दिस, एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट करो, बीच में नेगेटिव साइन। सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू a इंटू टी ए टी, यू को उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन में इसको यूज़ किया, कौन किसको यूज़ किया, इसको यूज़ किया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का लाना था इसलिए। जिसने पहली बार सीखा है वो लिख लो मेहरबानी करके। नहीं, लास्ट इक्वेशन। बस चलो, बस बातें बंद, इधर ध्यान दो। अब लास्ट इक्वेशन हमें लाना है v² माइनस u² इक्वल टू 2as। अब इसको लाने के लिए इसमें एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का ये रूल यूज करना बाकी है। तो a इज इक्वल टू dv बाई ds इंटू वी, कहाँ से आया हमको पता है, ds बाई ds से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया था, उससे आया था। अब क्या करेंगे, इस पे ds को इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या आएगा a ds इक्वल टू v dv। नाउ अगेन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन द बोथ द साइड्स, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब v वेलोसिटी वेरिएबल है, v से u से v हुई है, तो वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए वो बाहर आ गया। डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक हुआ, तो उसका लिमिट रखेंगे 0 से s। वेलोसिटी u से v बनी, तो इसलिए रखेंगे v से u। नाउ सिंपल, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, a के बाजू में क्या आएगा, s, कहाँ से कहाँ तक, 0 से s। v का क्या होगा, v² बाई 2,
कहाँ से कहाँ तक, u से v। इफ समथिंग रेज टू पावर 1 तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर +1 डिवाइड बाई पावर +1। अब इसमें पुट कर दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो s माइनस 0, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो v²/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो u²/2, तो as बचेगा इसमें, यहाँ 2 कॉमन निकल के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v² माइनस u² = 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन भी आ गया। नहीं समझ पड़ी? तो ये कहाँ से आया, तो कि बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्वेश्चन में ऐसा पूछेंगे ट्विस्ट करके, बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, ये जो लिखे हैं वो सिंपल है, उसको यूज़ करके हमने कौन से डिराइव किए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो क्वेश्चन पूछने का कोई भी तरीका हो, हमको सॉल्व करना आएगा। कहीं पे ग्राफिकल मेथड दिखे तो ही ग्राफिकल करनी है, नॉर्मली लिखा हो डिराइव काइनेमेटिक इक्वेशन, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। इतना ही है, यह पहली बार कर रहे हो इसलिए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत बार सीख जाओगे एक बार, फिर आपको ये इजी लगेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी अभी कर ही लेते हैं। चलो इधर ध्यान दो। अब फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी दो अलग अलग थियरी है, मतलब एक जैसी ही है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है और फ्री फॉल क्या होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में वी हैव टू अज्यूम अ कंडीशन, एक बॉल लेना है या फिर कोई भी चीज़ लेनी है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जब फ्री फॉल होता है, एक बार मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, समझ में आ रहा है। और जब मैं फ्री फॉल बोल रहा हूँ तो बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इसको ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूँ। दोनों का डिफरेंस क्या है कि जब मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी और ऊपर जाने के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस वो नीचे आएगा। तो उसने एक मैक्सिमम हाइट अटेन करी होगी, उसको ऊपर जाने के लिए कुछ टाइम लगा होगा। तो इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में इतने केस होते हैं। ये एक एग्जांपल हमने समझा कि किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो ऐसा होगा, सिंपल है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, इन दैट केस हमको पता है ये बन जाएगा u = 0, ये इनिशियल बन जाएगा और नीचे आ जाएगा कोई चीज़, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी। तो h मैक्स जो होगा वही इसमें भी हाइट बन जाएगी और इसमें भी वही टाइम बन जाएगा, समझ में आ रहा है। सिंपल है, कोई डाउट किसी को? दोनों एक्चुअली वही है पर समझने का तरीका अलग अलग है। v फाइनल वेलोसिटी, हाँ, मतलब इसमें हमको समझना क्या था कि जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकते हो नीचे से ऊपर फेंका इसको, तो इट हैज सम वेलोसिटी पहले से ही, ऊपर जाके रुका फिर नीचे आया। फिर जब मैं उसको फ्री फॉल करवाता हूँ तो अभी उसकी वेलोसिटी 0 है, फिर छोड़ रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी है, समझ में आ रहा है। तो छोड़ने के बाद वेलोसिटी आए तो फ्री फॉल, और फेंकने के टाइम पर ही वेलोसिटी हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी, सिंपल। सर जो अगर पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर गया फिर वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो नीचे आता है, तो वो जो नीचे आया वो फ्री फॉल नहीं होगा। तो वो दोनों एक ही चीज़ है, वही तो बोल रहा हूँ। मतलब ऊपर फेंका उधर तक नहीं, उसके बाद वाला। हाँ, उसके बाद तेरा इधर तू v = 0 बोल रहे हैं, इधर हम u = 0 बोल रहे हैं। पर डिपेंडिंग ऑन द गिवन सम, हमको बोला होगा कि किसी ने बॉल को ऊपर फेंका, तो यहाँ से ये डायग्राम सोचना है। किसी ने बोला कि भाई ऊपर पेड़ पे बैठे हुए किसी बंदर ने, नीचे कोई है उसके ऊपर वो सीड फेंका, नीचे एलिगेटर मुंह खोल के बैठा है, या छूट गया, सॉरी कुछ ज़्यादा ही सीख लिया है तुम लोगों ने। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जब ऊपर फेंकते हो तो एक्सेलरेशन अलग हो सकता है,
लेकिन जब वो फ्री फॉल में आएगा तो एक्सिलरेशन ऑलवेज माइनस जी ही होगा। इसमें भी एक्सिलरेशन माइनस जी है, क्यों? बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका है। सिंपल है। अब इन दोनों केस में इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से लगेंगे? बिकॉज ये कांस्टेंट है, जी और जी दोनों कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन वही लगेंगे जो हमारे पास है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सारे इक्वेशन यही लगने वाले हैं, पर इसमें चेंज क्या आएगा? वी जस्ट हैव टू चेंज a इज इक्वल टू माइनस जी। तो सारे इक्वेशन में एक ही जगह g को रख दो तो वो मोशन अंडर फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी के इक्वेशन बन जाएंगे। तो ये सारे इक्वेशन चेंज होंगे u माइनस जी टी में, इधर s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में, और u माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs। सिंपल। तो कुछ करना नहीं है। किधर? हाँ सर, वो यूटी प्लस अपने को यही याद रखना है, माइनस जी। ये ऐसे आप समझ रहे हो कि एक्सेलरेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी गया है तो माइनस ले लो, विथ ग्रेविटी आया तो प्लस ले लो, इससे कंफ्यूजन होगा। दोनों केस में उसको माइनस जी ले लेना, आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। तुमने सम में ऊपर वाले को प्लस लिया तो नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा, मैंने नीचे वाले को प्लस लिया तो ऊपर वाले को माइनस लेना पड़ेगा। वो माइनस सिर्फ दिखाने के लिए है कि वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अगेंस्ट है। समझ में आ रहा है? तो प्लस माइनस फिजिक्स में क्या दिखाता है? ओनली डायरेक्शन। तो तूने एक को माइनस लिया तो दूसरे वाला ऑटोमेटिक प्लस हो गया। तो अलग से याद मत रखो, दोनों को माइनस में ही याद रखो ताकि कंफ्यूजन कम होगा। अब ये सिंपल। अब करना क्या है? हमको देखना है एच मैक्स का फॉर्मूला और टाइम का फॉर्मूला। सर जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसमें जो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेंगे तो वो 90 डिग्री पे होगा या फिर दूसरे को एंगल पे होगा? वो अभी के लिए 90 डिग्री पे है, ऐसे वन डायरेक्शन में। इसमें हम पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन, इसमें नया कुछ नहीं है। हमने जो भी सम वन डायमेंशन में हॉरिजॉन्टली सॉल्व किए ना, वही सम वर्टिकली सॉल्व करने को आएंगे, बिकॉज ये भी वन डायमेंशन है और ये भी वन डायमेंशन ही है। फिर चैप्टर नंबर 4 में किसी एंगल पे आप फेंकोगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा ऐसे, वो चैप्टर नंबर 4 में आएगा। दुनिया का कोई भी मोशन जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और ये सब कुछ वन डायमेंशन में है, इसलिए अभी तक हमने जो भी सम सॉल्व किए वो वन डायमेंशन में किए। कार जा रही है, इसमें रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो दोनों एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है? जो हॉरिजॉन्टल में होगा वही वर्टिकल में होगा, खाली चेंज क्या आया? ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो ए बिकम्स माइनस जी। सारे फॉर्मूला वही रहेंगे, खाली जहां ए दिख रहा है वहां माइनस जी लिख दो, काम खत्म। और ये कांस्टेंट है एक्सीलरेशन, इसलिए इसमें यही मोशन लगेंगे, वो डेरिवेशन वाले फॉर्मूला इसमें नहीं लगेंगे, बिकॉज ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में चलता है। ठीक है। अब मेरे को चाहिए एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, कि किसी भी चीज़ को मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल है? नहीं, लास्ट इक्वेशन चाहिए हमको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज करेंगे। अब यहाँ से जो s है वही आपका हाइट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज हाइट। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें ध्यान से देखो तो जब ऊपर फेंकेंगे तो कौन बचता है? u होता है, फाइनल 0 होता है, तो 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस जी एच। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या बना? ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हुआ। जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो इतनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। वो डिपेंड किस पे करता है? ऑन योर इनिशियल वेलोसिटी। मतलब मैंने पहले कम वेलोसिटी से फेंका तो उसने कम हाइट अटेन करी, ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका तो उसने ज़्यादा हाइट अटेन करी। समझ में आ रहा है? तो एच मैक्स इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन यू, मतलब कितनी वेलोसिटी से फेंका, और इनवर्सली डिपेंड्स ऑन जी। क्यों? बिकॉज जी उसको नीचे खींच रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती?
हमने ये लिया है ना, ये तब तो जीरो से क्या नहीं है। जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी और फाइनल जीरो होने वाली है। फ्री फॉल है तो ऊपर से नीचे। दोनों में फॉर्मूला एक ही आएगा। अपने को हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किसकी मिलती है? जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तब। फ्री फॉल में हाइट थोड़ी मिलेगी, फ्री फॉल में डिस्टेंस मिलेगा, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन फॉर्मूला उसमें भी यही लगेगा। कोई चीज ऊपर से फेंकेंगे तो वो भी तो मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ, तो वही हुआ ना, तो फिर वेलोसिटी जितने फोर्स से फेंका है वो भी तो लिखना पड़ेगा। वो उसमें ऐड हो जाएगा। देखो इसमें कैसा होता है, सपोज आई हैव अ लिफ्ट और लिफ्ट में कोई इंसान खड़ा है, बराबर। अब लिफ्ट जा रही है ऊपर और लिफ्ट कभी कभी नीचे भी आती है, तो वही तो उसका काम है। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारी बॉडी हमको थोड़ी हैवियर फील होती है, हैवी साइड पे, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमको थोड़ा लाइट फील होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो हमारी बॉडी का जो फोर्स है, अगर नॉर्मली इंसान खड़ा है तो उसका जो डब्ल्यू फोर्स है वो mg होता है, मास इंटू ग्रेविटी। पर जब वो ऊपर जाएगा तो सिचुएशन क्या होगी, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो mg प्लस ma, दूसरा एक फोर्स लगेगा जो उसको ऊपर ले जा रहा है। तो m कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा g प्लस a। ये a किसका है? क्योंकि लिफ्ट का एक्सिलरेशन, जितनी एक्सिलरेशन से लिफ्ट आपको ऊपर ले जाती होगी उतना वो g में ऐड होगा, इसलिए आपको वजन थोड़ा हैवियर फील होगा। जब लिफ्ट नीचे आएगी तो यही फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू जी माइनस, ये सब कुछ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आएगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जब लिफ्ट नीचे आती है तो कितना फोर्स होता है। यही सीखना है। वही केस है इसमें, जब तूने कुछ फेंका तो उसमें कुछ एक्सिलरेशन ऐड हुआ, बाकी सब कुछ जी के अंदर ही चल रहा है। बहुत जल्दी ना करो, शांति थी बद्दू आवशे છે। अब हमको चाहिए टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला मुझे चाहिए। तो इसमें क्या है, u है कुछ लेकिन v जीरो है, तो जीरो इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t इक्वल टू क्या होगा, u इस तरफ आएगा तो माइनस यू, एक ही जगह माइनस जी, तो जी चला गया तो u अपॉन जी, दैट इज योर टाइम टेकन फॉर अटेन मैक्सिमम हाइट। सिंपल है। तो ये दो फॉर्मूला आते हैं नए, बस इतना ही है। मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ करना नहीं है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें ए को माइनस जी से रिप्लेस करना है, वो कर दिया तो नए इक्वेशन बन जाएंगे। उसके अलावा क्या इक्वेशन बन सकते हैं, तो किसी को ऊपर फेंका तो एच मैक्स पकड़ता है, एच मैक्सिमम हाइट, तो उसने वर्टिकल हाइट कितनी पकड़ी तो उस फॉर्मूला से मिलेगा। उसको वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा तो u बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, फ्लाइट टाइम मतलब वो हवा में कितनी देर रहा, ये टाइम कैसा है, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। वे बीच में मत बोल, वे एकदम चुप, इधर कुछ चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। ये एच मैक्स का फॉर्मूला, ये टाइम टू अटेन एच मैक्स का फॉर्मूला। कई बार पूछते हैं टाइम, फ्लाइट टाइम, तो फ्लाइट टाइम में क्या चेंज आएगा। फ्लाइट टाइम मतलब वो जमीन से ऊपर गया और वापस जमीन पे आया, तो इतना टाइम उसका फ्लाइट टाइम है। तो ऊपर जाने के लिए उसको टी टाइम लगा, नीचे आने के लिए टी टाइम लगा, तो फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला हुआ 2t। टी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखाया हुआ है u बाई जी, तो 2u बाई जी इज योर फ्लाइट टाइम। समझ में आ रहा है। तो फ्लाइट टाइम वर्ड यूज किया हुआ है एमसीक्यू में, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। पूछा हो टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट तो ये वाला फॉर्मूला, और मैक्सिमम हाइट पूछी हो तो ये वाला फॉर्मूला। अगर ये आता होगा तभी चैप्टर नंबर 4 में प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कुछ समझ में आएगा। उस वक्त वापस मैं सारे फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा कंटेंट फिर से एक बार चलाएंगे। समझ में आ रहा है। तो अभी के लिए प्रॉपर इसको लिख लो, दोनों केस को बनाओ, ड्रॉ करो और ये तीनों फॉर्मूला लिख लो। ये डिराइव करने के लिए कभी रेयर केस में पूछते हैं 2 से 3 मार्क में, बाकी क्वेश्चंस तो इसके से आएंगे ही आएंगे। बस चलो इधर ध्यान दो, लास्ट टॉपिक।
अब रिलेटिव वेलोसिटी, चैप्टर स्टार्ट हुआ वहीं से हमने देखा कि भाई चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मोशन को, और हमने सीखा मोशन कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब किसी के रिस्पेक्ट टू हम मोशन में होते हैं। ठीक है, हमने देखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि अगर कोई कार जा रही है तो कार की स्पीड मान लो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो कोई लड़का बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड से, तो वो उसको 100 की स्पीड पे देखेगा, हमको पता है। लेकिन अंदर बैठा हुआ कोई जो ड्राइवर है और ड्राइवर के पीछे कोई बैठा हुआ है, तो उसको क्या महसूस होगा कि दे बोथ आर ऑन रेस्ट। तो इसमें वेलोसिटी लिखने के दो मेथड हैं। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको बोलेंगे VCG। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ कार ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड इज 100 किलोमीटर पर आवर। डिपेंड करता है, आपने इस वाले डायरेक्शन को प्लस लिया है तो इसको माइनस लेंगे, तो आंसर आएगा माइनस, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अंदर बैठा हुआ इंसान, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो उसका आंसर आएगा 0। कैसे आया? कॉमन सेंस से हमको पता ही है कि कार का विथ रिस्पेक्ट टू कार तो 0 ही होगा। अब उसको मैथमेटिकली समझते हैं ये कैसे हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका फॉर्मूला होता है VC माइनस VG। तो वेलोसिटी ऑफ कार हमको पता है 100, पर किस तरफ है? नेगेटिव x में, तो माइनस। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड तो ऑलवेज रेस्ट पे ही होगा, तो ग्राउंड का वेलोसिटी 0, तो -100 माइनस 0, आंसर आया -100। इसका फॉर्मूला क्या होगा? VC माइनस VC, कार की स्पीड माइनस कार की स्पीड, तो 100 माइनस 100 0। समझ में आ रहा है? इसको कैसे रीड करेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको कैसे रीड करेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी कार, तो VCC VCG। बुक में हमको क्या सिखाया है? VAB का फॉर्मूला होगा VA माइनस VB, सिंपल, ये उसका फॉर्मूला है। पर उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। सपोज पर्सन A इज रनिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी A होगी प्लस में, उसका आंसर मैं सोचता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। अब पर्सन B इधर है, जो दौड़ रहा है वो भी दौड़ रहा है, पर्सन B, उसकी वेलोसिटी है +5 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? पर्सन A पर्सन B को कभी पकड़ पाएगा? रियल लाइफ सिचुएशन सोचो कि आप 10 की स्पीड से दौड़ रहे हो और जो जिसको आप पकड़ रहे हो वो 5 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो आप उसको पकड़ पाओगे? कैसे? तो उसको अब एक बार मैं सोचता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ A अपॉन टाइम ऑफ A, ऐसा होगा। इसका होगा वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ B, ऐसा होगा। अब जब इसने इसको पकड़ लिया है, उसका मतलब क्या हुआ? दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हैं। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसकी जगह मैं वो लिख सकता हूँ, इसकी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब DA की जगह DB लिख सकता हूँ, DB की जगह DA लिख सकता हूँ। अब वेलोसिटी ऑफ A कितनी है? 10, और सपोज वो मिले 20 मीटर पे, मान लेता हूँ वो मिले 20 मीटर पे, तो 20 मीटर पे अगर वो मिले तो उसको कितना टाइम लगा? और ये 5 से दौड़ रहा है, 20 मीटर पे मिले तो उसको कितना टाइम लगा? तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा 2 सेकंड, मतलब वो 2 सेकंड में उसको पकड़ लेगा। यहाँ से पूछा वो कितनी सेकंड में पकड़ा गया B वाला, तो 5, तो वो 4 सेकंड में पकड़ा गया। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से? कि चोर भाग रहा है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए भाग रही है, तो पुलिस उसको पकड़ पाएगी? नहीं पकड़ पाएगी। तो कभी पकड़ पाएगी A के रिस्पेक्ट टू 2 सेकंड के बाद और B के रिस्पेक्ट टू 4 सेकंड के बाद। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर? बिकॉज वो दोनों 20 मीटर पे मिलने वाले हैं, तो डिस्टेंस सेम है मिल जाने के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बोलूँ कि दोनों 10 की स्पीड से भाग रहे हैं, तो क्या पकड़ पाएगा उसको कभी?
दो कार सेम वेलोसिटी से अगर चल रही है, इसकी वेलोसिटी भी 50, इसकी वेलोसिटी भी 50, तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस तो ऑलवेज सेम ही रहेगा, 50-50। एक घंटे बाद भी 50-50, दूसरे घंटे बाद भी 50-50, तो दिस विल नॉट कैच, ये इसको पकड़ नहीं पाएगी। सिंपल है। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी के केस। अब इसमें और क्या हो सकता है, तो ये तो इसको पकड़ने के लिए भाग रहा था। अभी बॉलीवुड का जो सॉन्ग होता है उसमें सिचुएशन क्या होती है, हीरो और हीरोइन दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं। हीरोइन से हीरो। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ये पार्टिकल ए पार्टिकल बी, तो इसका वेलोसिटी होगा va, इसका होगा vb। सपोज ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या होगी? देखो इसमें क्या समझना है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। सपोज दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, देन VAB का फॉर्मूला होगा VA माइनस VB। क्यों? बिकॉज दोनों, तू और तेरी फ्रेंड एक्टिवा से रेस लगा रहे हैं, तो एक की स्पीड 50 है, दूसरे की 40 है, तो तेरी उससे 10 ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ A B से 10 ज़्यादा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया। 50 माइनस 40 आंसर आया 10, दैट्स वाई VAB इज 10 ज़्यादा है। और अगर मैं VBA ढूंढूंगा तो 40 माइनस 50 तो माइनस 10, उसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ B इज 10 लेस देन A, कि B की वेलोसिटी A से 10 कम है और VAB का मतलब 10 आया, मतलब A की वेलोसिटी B से 10 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो माइनस आंसर होगा, लेकिन अगर दोनों सामने सामने आ गए तो सिचुएशन क्या हुई है, देखो VA प्लस VB, इसको डायरेक्टली याद मत रखना, मैं समझा रहा हूँ कैसे हुआ ये। तो VA अगर ये प्लस x में जा रहा है तो प्लस 10, और ये माइनस में आ रहा है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, VAB का फॉर्मूला होता है VA माइनस VB, तो VA का आंसर है प्लस 10 बिकॉज वो प्लस x में जा रहा है। माइनस का माइनस फॉर्मूला में जो है वो VB वो नेगेटिव में आ रहा है, तो -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? मतलब इफ टू पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग ईच अदर तो वेलोसिटी प्लस में होगी रिलेटिव। मतलब दो कार चल रही है, मेरी कार 100 पे, सामने वाले की 100 पे, तो मुझे वो 2 से पर दिखेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज मैं भी 100 से चल रहा हूँ, तो मुझे वो 200 से अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो मुझे वो 100 से ही दिखेगा। सिंपल है। लेकिन अगर दोनों साथ साथ में रेस लगा रहे हैं तो कंपेयर होगी, तो माइनस ही करना पड़ेगा। सिंपल है बस। तो अभी के लिए एनसीईआरटी के लेवल पे इतना ही हमारे बुक में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में ये उसका फॉर्मूला है, एक डायरेक्शन में जाने वाले केस और सामने सामने आने वाले केस अलग से लिख लो।